जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की टफ क्वेश्चन की सीरीज में हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा सब्जेक्ट है मेडिवल हिस्ट्री में, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा रखा है। इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन की प्राप्ति के अभियान थे और कारण कह रहा है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, जो कि गलत है। दक्षिणी अभियान इसकी धन प्राप्ति था, लेकिन ये मतलब कब्जे में नहीं दक्षिणी राज्य को करना चाहता था। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। अब हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि रणथंभौर। तो रणथंभौर जो है तो हमीर देव से संबंधित है और चित्तौड़ राणा रतन सिंह से, देवगिरी राजा राय रामचंद्र से और गुजरात जो है वो कर्णदेव से संबंधित है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसने 1299 में गुजरात में और फिर रणथंभौर में 1301 में, चित्तौड़ को 1303 में तथा वारंगल को 1310 में इसने क्या किया, विजय मतलब किया, इसको अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें निम्न कथनों पर विचार करना है। जैसे उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी, तो ये तो सही है। और फिर उसने लगान व्यवस्था की पूरी सल्तनत में लागू किया था, तो ये गलत है, पूरी सल्तनत में नहीं किया था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, ये गलत। सही है कि उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को, तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा जो सही है सी ऑप्शन सही होगा। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था का संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी, इसलिए नहीं होगा। और भूमि की पैमाइश करने के लिए किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जैसे कि खुद मुकद्दम एवं चौधरी लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था और उसके सारे विशेष अधिकार समाप्त कर उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर के लिए भी, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार जो कि साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था और वह दिल्ली में अपने राजभवन पर निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देता था, तो ये गलत है। पहला तो सही है कि मूल्य नियंत्रण लागू किया, लेकिन वो कारीगरों को कम वेतन नहीं देता था। तो जो अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी, अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किया था और अपने मालिक कबूलखाना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया था। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों, पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी तथा विस्तृत अधिकार दिए गए। यह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देते थे। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना और हिंदुओं के विद्रोह के विचार न पनपने देना। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर है 26। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था, तो क्या ये सही है? हाँ, पहला सही है कि भारत पर पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था वो जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। दूसरा इसमें कह रहा है, नहीं पहला गलत है, दूसरा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा था। जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय उस शहर पर घेरा डाल दिया था। दूसरा सही है। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, तो तीसरा भी ये गलत है। इसका राइट आंसर जो बी हो जाएगा। हम पढ़ते हैं इसको। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारत पर जो पहला मंगोल आक्रमण है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, पहला मंगोल आक्रमण जो था ना वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय भी एक मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो मंगोल आक्रमणकारी था उसका नाम था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो था वो चित्तौड़ अभियान पर था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल अभियान हुआ था, लेकिन कालानौर और पेशावर पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर मंगोलों के अभियान को विफल कर दिया। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं
28 नंबर क्वेश्चन है, रियासत व शासक दिया हुआ है, जैसे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। वारंगल का रामचंद्र देव, ये ही गलत है, बी ऑप्शन। देवगिरी के शासक थे शंकर देव, बिल्कुल सही है ये। और होयसल के वीर बल्लाल थे और मथुरा के वीर पांडे। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। देवगिरी के शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे शंकर देव शासक बने। और तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का तत्कालीन शासक प्रताप रुद्र द्वितीय, इसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, काकतीय वंश मतलब रुद्र द्वितीय और वारंगल के थे, रामचंद्र देव नहीं थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है तुगलक वंश, इसमें हम देखते हैं तुगलक वंश में टफ क्वेश्चन में हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्का की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। क्या ये सही है? ए सही है, लेकिन आर गलत है। एक बार मतलब देखते हैं कि जो एमबीटी था वो एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया, लेकिन ये जो आर गलत कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था पश्चिम एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए इसने स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखिए इसने मतलब इब्न बतूता ने द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई मोहम्मद बिन तुगलक के स्वर्ण सिक्कों को। और मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्का नहीं था, तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन। तो यहाँ पे हो गया। फिर 14 नंबर हम देखते हैं, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। जो मोहम्मद तुगलक थी उसकी प्रतीक मुद्रा योजना असफल हुई और मोहम्मद तुगलक का जो मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ए सही है, आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो देखिए बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाएं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला एक दोआब कर में वृद्धि थी, एक क्या था, एक तो थी दोआब कर में वृद्धि। उसके बाद था देवगिरी दौलताबाद की राजधानी बनाना और फिर तीसरा था सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा था खुरासान पर आक्रमण और पांचवा था कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्के ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए, लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। तो इसमें क्या है, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्यस विभाग के स्थापित किया था, क्या ये सही है? अब देखते हैं, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही है पूछा है कौन सा। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आर्यस विभाग का स्थापित किया था, तो फिर गलत है ये। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी, ये भी गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, ये भी गलत है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया, डी सही कह रहा है। बाकी गलत क्यों है इसे हम देखते हैं, थोड़ा फॉन्ट को हम नहीं एक पढ़ लेंगे यहीं से। चलिए देखिए, मंगोलों से मुकाबला करने के बाद बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सैन्य मंत्री इमाद उल मुल्क को बनाया, जो अत्यंत ईमानदारी और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। और यहाँ क्या कह रहा है, आर्यस विभाग के स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आर्यस विभाग स्थापित किया, तो नहीं, आर्यस दीवाने अर्ज को ही आर्यस तो मतलब बलबन ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर है घोड़े दागने की प्रथा बलबन ने नहीं की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, और यहाँ पे बलबन को कह रहा था, इसलिए बी भी गलत है। मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई, ना कि उसका जो चाचा था, चचेरा भाई था ना कि उसका चाचा था, चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, जो कि गद्दी पर बैठा। फिर लास्ट कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग स्थापित किया। तो हाँ, फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग जैसे दीवाने बंदगान को स्थापित किया और फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहले रकनुद्दीन, फिर उसके बाद
मुबारक शाह, फिर फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो ये क्रम जो है बिल्कुल सही है। रुकनुद्दीन जो थे वो 1236 में, और मुबारक खां 1316 से 1320 में, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 में, आलम शाह 1445 से 1451 में। उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है लोधी वंश। इसमें हम देख लेते हैं एक बार कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन में कौन सा एक सही कालक्रम अनुसार है। तो पहले बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों को किसी क्रम में दिल्ली पर शासन किया, उसे बताना है। तो सबसे पहले तो पता ही है कि गुलाम वंश है, तो डी ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा 4 से। अगर हम यहाँ देखते हैं तो गुलाम जो ममलूक शासनकाल 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, फिर सैयद वंश 1414 से 1491, फिर उसके बाद लोधी वंश आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 11 था कि नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने क्या किया, राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश आरंभ किया। क्या यह सही है? तो हाँ, ये सही है। नरसिंह जो सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश का आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, तो दूसरा भी सही है। और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, तीसरा भी सही है। और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका जो है सही है। तो इसका देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि चंद्रगिरी के शामन थे नरसिंह सालव, जिन्होंने संगम वंश के, मतलब यही नरसिंह सालव, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर एक नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना की, शालू वंश की। तो पहला तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि जो वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र थे इमाडी नरसिंह शालू वंश के पदच्युत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, वीर नरसिंह ने क्या किया कि अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीन लिया, तो ये भी सही है। और उसने क्या किया, तो देखिए पहले संगम वंश को हटा के सालू वंश, अब सालू वंश को हटा के तुलु वंश की नींव डाल दिए थे। कौन? तो वीर नरसिंह। उसके बाद 1509 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनासीन हुआ और कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत राय हुआ, जो कि 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। बिल्कुल सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई थे। कौन? अच्युत देव राय। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट में बताना है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना की थी। और उसके बाद सेकंड कह रहा है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहा है कि उनके दरबार को अल्लाशानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही होगा कि विजयनगर के जो शासक थे इन्होंने आमुक्त माल्यदा ग्रंथ की रचना की थी और इन्होंने आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है कृष्णदेव राय को। लेकिन जो तीसरा है वो गलत है। कह रहा है कि उनके दरबार में अल्लासानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। हम एक बार पढ़ते हैं कि कृष्णदेव का जो शासनकाल था वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता था। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना थी आमुक्त माल्यदा थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। ठीक है, कृष्णदेव राय की जो थी क्या थी? आमुक्त माल्यदा थी। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उनके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख थे अल्लासानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। और उसकी प्रमुख रचनाएं थी स्वारिचिस मनु संभवम। तो देखिए यहाँ पे गलती ये दिया है कि संस्कृत एवं तमिल कह रहा है, जबकि संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक, तो इसलिए तीसरा गलत क्यों है उसका भी आंसर मिल गया और बाकी तो 2 सही हैं ही। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? तो इसका हो जाएगा कुश्ती में थी,
ज्योतिष शास्त्र में थी, और उसके बाद लेखाकरण में थी, और भविष्यवाणी में थी। पुर्तगाली लेखक फर्नांडो नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत देव राय के दरबार में भी रहा। नूनीज घोड़े का व्यापारी था और नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवक्ता एवं संगीत एवं नृत्य में निपुण थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? कौन है? तो इसमें हो जाएगा नन्नय और चौथे थे टिक्कन। तो देखिए महाभारत में तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन ने तथा यरन द्वारा पूरा किया गया था। नन्नय ने प्रारंभ किया था और टिक्कन तथा यरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों जो है तेलुगु साहित्य के कवयित्री के रूप में विख्यात हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा सी, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 36 नंबर। विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों की निजी स्वामी के औद्योगिक कर देते थे। मतलब कि जो विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथन जो दिए हुए हैं कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, और दूसरा कह रहा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इसमें क्या सही हो जाएगा? सी, दोनों सही हो जाएगा। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। राजस्व एकत्र करने के हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। उसमें सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज का 1/3 अंश और 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि का मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया गया। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों की निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष कहाँ से मिलता है? तो हम्पी से। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। इसमें हम इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए क्योंकि मतलब जो अधिकतर आबादी थी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए इसका राइट आंसर बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामी नहीं माना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। क्या है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को क्या कहते थे? आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों को इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। और दूसरा कह रहा है कि मीर बख्शी का जो पद था वो दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इसका राइट आंसर पहला बस ए सही होगा कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। सिर्फ ये सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों की जो इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, ये गलत है। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में स्थित, ये भी गलत है। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्यों गलत है देखते हैं कि देखिए कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह एक आमिल या अमलगुजार की नियुक्ति की जाती थी, तो इसलिए पहला सही हो गया। जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव पश्चिम एशिया में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। और मीर बख्शी, क्या नाम था? मीर बख्शी, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारी का प्रमुख था। मीर बख्शी क्या था? दिल्ली सल्तनत तो मीर बख्शी क्या था? तो सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारी था।
और मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का। तो जैसे मीर बख्शी का जो पद था ये मुगल काल का था, न कि सल्तनत। और यहाँ कह रहा है कि दिल्ली खलजरी, दिल्ली के खिल मतलब दिल्ली में ये सुल्तान के शासनकाल में स्थिति गलत है। और सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने अर्ज कहलाता था। यहाँ कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देसी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी। तो समझ में आ गया ना, पहला और दूसरा क्यों दूसरा और तीसरा क्यों गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार सही है? परगना, सरकार और सूबा, ये क्रम सही है। परगना, सरकार, सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, कह रहा है दीवाने मुस्तखराज कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी दीवाने रियासत जो है ये गलत है। देखिए दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का था। तो अमीर कोही जो है मोहम्मद तुगलक, इसको मैं थोड़ा रिलेट करूँगी, ये सब मुझे नाम नहीं याद होते हैं। तो देखिए मुस्तखराज दिया है तो मुफ्त हाथ से मतलब अलाउ है पैसे खर्च करना, तो मुस्तखराज मुफ्त से मुफ्त और अलाउ है तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर कोही, अमीर कौन था? तो अमीर था कौन? तो तुगलक लोग जो होते हैं वो अमीर होते हैं। अमीर को ही दीवाने अमीर कौन था? तो कौन थे? तो मोहम्मद शाह, या फिर ऐसे कर लीजिए ना कि मोहम्मद शाह जो थे वो बहुत अमीर थे, अमीर कोई। दीवाने खैरात, तो खैरात कोई रोज़ रोज़ थोड़ी देगा, तो खैरात से फिरोज तुगलक हो जाएंगे, रोज़ रोज़ नहीं देंगे। और दीवाने रियासत, तो रियासत में सब कुछ अलाउ है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था ये। और संबंध मुस्तखराज का संबंध, तो मुफ्त हाथ से हम क्या देंगे? तो राजस्व देंगे। मुफ्त हाथ से हम क्या लुटाएंगे? तो मुफ्त हाथ से हम राजस्व को मतलब देते हैं, राजस्व से खजाने को देते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और ये अमीर कोही का किससे था? तो कृषि जो उस समय करते थे ना वो बहुत अमीर होते थे, कृषि करने वाले अमीर। और खैरात, खैरात मतलब दान तो पकड़ लीजिए, और रियासत मतलब बाजार नियंत्रण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 8वां, दीवाने बंदगान जो कि फिरोज इसमें पूछा है सही रूप से सुमलित है, तो ए है दीवाने बंदगान, तो फिरोज तुगलक ये सही है। तो देखिए दीवाने बंदगान जो विभाग था फिरोज शाह तुगलक ने किया, यह विभाग दासों की देख रेख के लिए था। तो बंदे जो है ना वो गाना जो है वो रोज रोज गाते हैं, और एक तो अभी सामने से जा ही रहा है तो आवाज़ सुनाई देगा। तो दीवाने बंदगान तो रोज़ रोज़ बंदे गाना रोज़ रोज़ गाते हैं, तो फिरोज शाह तुगलक हो गए। और मुस्तखराज मैंने मुफ्त बताया था, मुफ्त हाथ से अलाउ है चीज़ें मतलब देना, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। तो देखिए फिरोज शाह के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अफीक के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की व्यवस्था बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट की समाप्ति करने के लिए एक विभाग दीवाने मुस्तखराज की व्यवस्था की। और मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता के लिए, किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग बनाया जिसे दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। दीवाने अर्ज किया था तो सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। तो हम कैसे याद करेंगे? कोही से क्या हो जाएगा कि दीवाने अमीर कोही, तो कोई कृषि कर लो, कोई कृषि कर लो, अमीर कोही मतलब अमीर है, कोई कृषि कर ले, कृषि विभाग हो जाएगा, जिसको एमबीटी ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अर्ज, तो दीवाने अर्ज को किसने बनाया था? बलबन ने। तो बल है, अगर किसी के पास बल है ना तो वो इंसान क्या करता है? तो बहुत अर्ज नहीं लगाता है, किसी को बहुत अर्जी वर्जी नहीं लगाता। अगर बल है तो वो तुरंत सेना लेके खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। इसलिए हमारे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दीवाने अर्ज, तो देखिए अर्ज नहीं करेंगे, अर्ज कौन? भाई बल है, हम अर्ज ही नहीं लगाएंगे, हम तुरंत सेना लेके खड़े हो जाएंगे। तो अर्ज से सेना विभाग हो गया। और दीवान ए रिसालत, तो ये सरकारी पत्र व्यवहार हो जाएगा, सरकारी पत्र व्यवहार रिसालत से। फिर है दीवानी इंसा, तो इंशाअल्लाह मतलब लोग बोलते हैं ना, तो धार्मिक मुद्दा है ये। और वजारत का वित्तीय मामला, तो क्या हो जाएगा इसमें? 4, 2, 3, 1। देखते हैं इसमें क्या सही है। 4 गलत है, सॉरी गलत हो गया, इसको हम यहाँ से मिलाते हैं क्योंकि मेरे से मिस्टेक हो गया।
देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, दीवाने अर्ज का क्या था, तो सैन विभाग सही है। फिर है दीवाने रिसालत, तो रिसालत मतलब रिसालत से हम ऐसे याद करेंगे ना, रियासत। रियासत हमें तब मिलेगी जब हम धार्मिक पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक होंगे। और दीवाने इंसा, तो मतलब ना इंसा इंसा जैसे कोई भी पत्र मतलब पत्र वत्र अगर सरकारी पत्र आता है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर कोई लेटर वेटर आया, तो लोग कहते हैं कि इंशाअल्लाह मतलब सब कुछ सही हो, मतलब सिलेक्शन हो जाए, ऐसे याद कर लेंगे। और दीवाने वजारत का क्या हो जाएगा, वजीर, और वजीर वित्तीय मामले के होते हैं, बस ऐसे रिलेट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, कौन करता है, तो इसका हो जाएगा पहला खराज करता है, खराज। उसके बाद है खराज के बाद आएगा तीसरा उश्र, खराज, उश्र और मुक्तई। खुम्स भूमि उत्पाद कर लगने वाला नहीं था, खुम्स जो था भूमि उत्पाद लगने, अपितु यह एक धर्म निरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था, और इस लूट को 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और शेष 1/5 जो भाग था वो सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं का पता क्या है, तो इसका हो जाएगा डी। कौन कौन सी सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं थी, तो दूसरा जीतल थी और चौथा टंका थी, जीतल व टंका थी। तो देखिए सल्तनत कालीन की 2 प्रमुख मुद्राएं थी, जीतल व टंका। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टका और तांबे का जो प्रचलित किया। ससगनी में भी चांदी का सिक्का था और टंका और जीतल का अनुपात 1:48 था। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य कला से, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।